अरे नहीं स्वीटी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पहले मेरी बात सुनो। अब क्या सुनना रह गया है भाभी? अब मैं अपनी आंखों से जो देख रही हूँ, क्या वो गलत देख रही हूँ? आप मेहमानों से पैसे लेती हो, और अब तक हमें तो यही लग रहा था कि आप बहुत अच्छी हो। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि आप कुछ ऐसा भी कर सकती हो। सच में भाभी, मुझे बहुत शर्म आ रही है आप पर कि आप मेरी भाभी हो। अरे नहीं स्वीटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। यहाँ तक कि मैं तो इन्हें भी मना कर रही थी। और बात दरअसल ये है कि इनसे गलती से हमारा क्रॉकरी सेट टूट गया, और इसीलिए ये मुझे पैसे दे रही थी। अब आप ही बताइए ना इसे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सही कह रही है। इन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे। उल्टा मुझसे तो इनका ये सेट टूट गया, इसीलिए मैं खुद से ही इन्हें पैसे दे रही थी। लेकिन भाभी, वैसे तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते, हमारे मेहमान भगवान के बराबर है। तो फिर आपने इनसे पैसे लेने से मना क्यों नहीं किया? जैसे आपने मुझे उस दिन कहा था, वैसे ही आप इन लोगों को भी मना कर सकती थी ना। और वैसे तो ये दिखने में इतने अमीर लग रहे हैं, और आप हो कि अमीर लोगों को घर में रुकने के लिए जगह दे रही हो। आप शायद भूल रही हो भाभी कि हम लोग तो केवल गरीबों की ही मदद करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, या फिर जो लोग मुसीबत में होते हैं। लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके पास तो कोई मुसीबत है ही नहीं। ओ हेलो, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी भाभी ने ही फोर्स किया हमें यहाँ पर रुकने के लिए। क्या आपने इन्हें यहाँ पर रुकने के लिए फोर्स किया है भाभी? लेकिन क्यों? अरे तुम गलत सोच रही हो स्वीटी। हम मुसीबत में रहने वाले लोगों की नहीं, बल्कि जिनको हमारी जरूरत लगे, हम तो उनकी ही मदद करते हैं। और ये तो घर का ही खाना खाना चाहती थी, क्योंकि इन्हें बाहर का खाना पचता ही नहीं। और तुम्हें बता दूं स्वीटी, कि मैं किसी को उसकी अमीरी या गरीबी देखकर मदद नहीं करती। और तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। अरे तो फिर पैसे क्यों लिए भाभी? अरे अब तुम ही देखो ना स्वीटी, इनसे ये क्रॉकरी सेट टूट गया है, और मैंने सिर्फ बोला कि ये सेट टूट गया, तो ये तो मुझे पैसे देने लगी। और इससे पहले कि मैं इन्हें मना करती, कि तब तक तुम यहाँ पर आ गई, और तुमने जो कुछ भी देखा उसे सच मान लिया। मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। अरे पहले मेरी पूरी बात सुन लेती ना, उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाती। इसका मतलब आप इनसे पैसे नहीं लेने वाली थी? नहीं स्वीटी। और तुम्हें क्या लगता है, मैं ऐसे काम कर सकती हूँ क्या? और अगर मुझे पैसे लेने ही थे, तो आज तक तो कितने लोग आकर गए। तो उस हिसाब से मुझे तो अमीर हो जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं ही गलत समझ बैठी, और मैंने आपको उल्टा सीधा बोल दिया। कोई बात नहीं स्वीटी, अब गलती हो गई तो हो गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। गलती तो सबसे होती ही रहती है, और आज तुमसे भी हो गई। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बहू तुझे याद है ना, शाम को हमें पार्टी में जाना है। हाँ माँ जी, याद है मुझे। और आप चिंता मत कीजिए, आज कोई मेहमान भी नहीं है, तो आज हम सब पूरा परिवार एक साथ पार्टी में जा सकते हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि आज कोई मेहमान नहीं है। अच्छा, तेरे सारे गहने मेरे पास है, तो अगर तुझे उनमें से कुछ पहनना हो तो मुझे बता देना। ठीक है माँ जी, वैसे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर लगेगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। फिर शाम के समय प्रीति एक काफी सुंदर सा हार पहनकर तैयार हो जाती है। अरे बहू, ये हार तो हमारा नहीं है, और तेरे सारे गहने तो मेरे पास है। फिर ये हार तेरे पास कहाँ से आया? और ये हार तो बिल्कुल नया सा लग रहा है। तूने कोई नया हार लिया है क्या? लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और अजय ने भी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे नहीं माँ जी, दरअसल ये हार मुझे मेरे मायके से मिला है। वैसे ये हार तो वो मुझे शादी में ही देना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए तब वो नहीं दे पाए, और अब दे दिया।
अरे लेकिन तू अपने मायके कब गई, और इस बारे में तूने हमें कुछ बताया भी नहीं। पक्का ना बहू, ये हार तुझे तेरे मायके से ही मिला है ना? और नहीं तो क्या माँ जी, अब इतना महंगा हार मुझे और कहाँ से मिल सकता है? जॉब तो कोई करती नहीं हूँ मैं, जो ये हार मैं खुद से खरीद लूँ। अच्छा वो सब जाने तो ना माँ जी, अगर हम लोग ऐसी ही बातें करते रहे तो हमें लेट हो जाएगा। बहू के पास इतना महंगा हार है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं। अगर ये इसके मायके वालों ने भी दिया है तो मुझे इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए था ना। पता नहीं बहू के पास ये कहाँ से आया। अगर ये बोल रही है कि मायके से मिला है तो झूठ भी तो नहीं बोल रही होगी ना। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर एक दिन प्रीति काफी सारी सब्जियां और रसोई का सामान लेकर आती है। अरे, इतनी सारी सब्जी और इतना सारा रसोई का सामान, तुम क्या किराने की कोई दुकान खोल रही हो क्या, जो तुम इतना सारा सामान लेकर आई हो? अरे नहीं बाबा, ये सारा सामान तो घर के लिए ही है। घर के लिए इतना सारा सामान? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे घर में हम बस गिन के 4 लोग हैं खाने वाले, और मेहमान भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो तुम इतना सारा सामान लेकर क्यों आई हो? हाँ बहू, अगर इतने सारे सामान में से किसी एक सामान की भी एक्सपायरी डेट हो गई तब हमारी सब्जी भी खराब हो सकती है ना, और ऊपर से हमारा कितना नुकसान भी हो जाएगा। अरे तू समझ क्यों नहीं रही? माना कि भगवान की दया है हम पर, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पैसों की ऐसे बर्बादी करें। वो तो मैं भी जानती हूँ माँ जी कि भगवान की हम पर बहुत दया है, और वैसे भी मैं बहुत समझदार हूँ। कोई दूध पीती हुई बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं, जो मुझे पैसों के बारे में कुछ समझ ही ना आए। अरे मैंने तो ये सारा सामान इसीलिए लिया है कि रात बेरात कोई भी मेहमान आ गया और इमरजेंसी में उसने कुछ खाने के लिए मांग लिया, तो उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। अरे लेकिन अब जब घर पर कोई मेहमान या फिर गेस्ट है ही नहीं, तो इतना सारा सामान मंगवाने का क्या मतलब है? और अगर मान लो आखिरी वक्त पर कोई मेहमान आ भी जाए तो हम उसके लिए ऑनलाइन भी तो मंगवा सकते हैं ना। अभी से ये सब करके क्या फायदा है भला? अरे आप तो कुछ भी नहीं समझते। अरे मैंने तो अभी से ये सब इसीलिए किया है क्योंकि मेहमान तो आते ही है ना। और देखना, मेरा दिल कह रहा है कि आज भी घर पर मेहमान जरूर आएंगे। लेकिन बहू, तू इतने यकीन के साथ ये कैसे कह सकती है कि मेहमान आते ही होंगे? और आज मेहमान आएंगे ये तुझे कैसे पता? अगर आज या फिर कल में कोई मेहमान नहीं आए तो ये सारा सामान खराब हो जाएगा ना। अरे माँ जी, आप तो मुझसे इस तरह से बोल रही हो जैसे कि आपको मुझ पर कोई शक हो। और मैंने तो ये बात इसीलिए कही क्योंकि बाहर देखिए, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और इस मौसम में लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद आता है। और आज जब मैं बाजार में सामान ले रही थी तब वहां पर काफी भीड़ थी, और इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया। ठीक है बहू, तू जो भी कर रही है वो सही है, पर ध्यान रहे किसी भी चीज का कोई नुकसान मत होने देना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सारी चीजों का एकदम सही से इस्तेमाल करूंगी। देखना आप, प्रीति अब पूरे घर को काफी सुंदर सजाती है, और वह सबके लिए काफी ज्यादा महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आती है। हैप्पी एनिवर्सरी अजय जी। मुझे पता था कि आप हमारी एनिवर्सरी भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली। मैंने हमारी एनिवर्सरी के लिए कितना कुछ प्लान किया है। अरे वाह बहू, सच में मेरे बेटे को तो तुझसे ज्यादा अच्छी लड़की कोई मिल ही नहीं सकती। वो निकम्मा तो भूल गया, लेकिन तुझे याद रहा। और याद भी क्यों नहीं होगा माँ जी, यही तो खास दिन था वो, जिस दिन हम दोनों एक ही बंधन में बंधे थे। इसलिए आज के दिन को और खास बनाने के लिए मैंने ये सब प्लान किया है। अरे तुमने कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है प्रीति, लेकिन ये सब डेकोरेशन करने के लिए तुमने पैसे तो मेरे ही लिए होंगे। अरे कुछ भी मत कहिए, मैंने आपके जेब में से कोई पैसे नहीं लिए हैं, बल्कि ये सब तो मैंने खुद के पैसे से किया है। अरे लेकिन बहू,
ये डेकोरेशन और ये महंगे महंगे तोहफे देखकर तो यही लग रहा है कि इस पर कम से कम 25 से 30 हजार का खर्चा तो हुआ ही होगा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे मानना पड़ेगा, आप तो हिसाब में बहुत सही हो। ये सब करने के लिए मुझे पूरे 30 हजार रुपये लगे हैं। अरे लेकिन बहू, तूने तो कहा कि तूने अजय से कोई पैसे नहीं लिए और तू बाहर जाकर भी पैसे नहीं कमाती, तो इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अरे माँ जी, मैं थोड़ी ना कोई चोरी चकारी करूंगी। ये सारे पैसे मेरे बचत के पैसे हैं। अब देखिए, घर के राशन पानी में कितने पैसे लगते हैं। घर की किसी भी जरूरत में जहाँ पर 4 पैसे लगते हैं, मैं वहां पर 2 पैसे लगाकर वो बाकी के 2 पैसे बचा लेती हूँ। और ये सारे वही पैसे हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन तूने तो आज इसे सच कर दिखाया। सच में बहू, तूने तो बहुत पैसों की बचत की है, लेकिन जहां तक मुझे पता है तू खर्चे भी उतना ही करती है। अरे वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, थोड़े बहुत पैसे बचाकर इतने ज्यादा पैसे कैसे बचा लिए, ये सोचकर तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अरे आप लोग तो बस यही करते रहो, आपको तो ये भी नहीं दिख रहा कि ये सब मैंने कितनी मेहनत से किया है। उल्टा आप तो मुझ पर शक कर रहे हो और मुझसे ही हिसाब मांग रहे हो। अरे मेरी बीवी साहिबा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस पूछ रहा था तुम्हें। चलो, सब मिलकर हम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करते हैं। फिर एक शाम प्रीति अपने साथ कुछ गेस्ट को लेकर आती है। अरे बहू, अब तक तो गेस्ट हमारे घर पर खुद ही आया करते थे पता ढूंढकर, लेकिन आज तो तू खुद ही लेकर आ गई है। तू क्या सड़क पर घूमने वाले लोगों को घर लेकर आ रही है क्या? अरे नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हो। मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ। वो तो ये लोग मुझे रास्ते में ही मिल गए और इत्तेफाक से ये लोग मुझसे हमारा ही पता पूछ रहे थे, तो मैं ही इन्हें अपने घर लेकर आ गई। वैसे बहू, कहना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, जब से तू आई है ना, तब से हमारा घर कभी खाली नहीं रहता। मेहमान तो आते जाते ही रहते हैं, लेकिन इससे पहले वो इतने कभी नहीं आए। अरे तो फिर ये अच्छी बात है ना माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए। फिर एक दिन जब स्वीटी आराम कर रही होती है, तभी प्रीति वहां पर पासबुक लेकर आती है। अरे स्वीटी, मुझे तुमसे एक काम था। ये मेरा पासबुक लेकर तुम बैंक जा सकती हो क्या? लेकिन भाभी, बैंक क्यों जाना है? अब देखो ना, घर पर कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे चाय पानी नाश्ता सब कुछ देखना पड़ता है। वरना मैं ही चली जाती वहां पर, क्योंकि मुझे अपने पासबुक में एंट्री करवानी है। वो मेरा एटीएम बन गया है ना, तो उसे भी लाना है। और मैं हूं कि यहाँ घर के कामों में बिजी हूँ, तो क्या तुम मेरा ये काम कर सकती हो क्या? अरे क्या भाभी, आप भी, घर के काम तो मैं संभाल लूंगी ना। आप एक काम करो, आप ही चले जाओ बैंक, उसी बहाने थोड़ा घूम फिर भी लेना। अरे नहीं स्वीटी, भला तुम घर के काम क्यों करोगी? अरे मेहमानों का तो कोई भरोसा नहीं कि वो कब कौन सी चीज मांग ले। वैसे भी तुम कॉलेज जाकर थक जाती होगी ना, तो घर के काम तो मैं ही कर लूंगी। पक्का ना भाभी? अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं बाबा, तुम तो बस मेरे बैंक चली जाओ और आते वक्त मेरा एटीएम लेकर आना। और हाँ, पासबुक की भी एंट्री करवा देना। वैसे एंट्री नहीं भी करवाओगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एटीएम जरूर लेकर आना। बस इतनी सी बात। ठीक है भाभी। अरे आप तो पहले से ही कितना सारा काम करती हो, तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? लाइए, दीजिए मुझे पासबुक। थैंक यू सो मच स्वीटी। फिर स्वीटी अपनी भाभी का पासबुक लेकर बैंक चली जाती है और वो वहां पर एंट्री करवा कर लेती है। लेकिन उस पासबुक को देखकर स्वीटी एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, भाभी के बैंक अकाउंट में इतनी सारी ट्रांजैक्शन। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। भगवान जी, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। फोन भी घर पर छोड़कर गई है। अरे अब तो शादी हो चुकी है इसकी, फिर भी इसकी बचकानी हरकतें बंद नहीं हुई। इतनी रात को बाहर निकलना, वो भी अकेले, कितना गलत है ये। समीर बेटा, जा जाकर उसे गली में ढूंढ कर आ। हाँ माँ। समीर जैसे ही घर के बाहर निकल रहा होता है, उतने में वहां पर तारा आ जाती है। तारा बेटा, आ गई तू? अरे कहाँ चली गई थी तू? इतनी रात गए कोई बिना बताए जाता है क्या? आप लोगों के बर्ताव के कारण ही मैं बाहर गई थी। जब से यहाँ पर आई हूँ, मुझे बस पराया ही महसूस कराया है आप लोगों ने। क्या बेटा, ये तू क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आज आप सब लोग रिनोवेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, तब मैंने सुझाव दिया, तो भैया ने जवाब दिया कि मुझे इस घर के रिनोवेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर नहीं रहती ना। क्यों भैया, ये मेरा घर नहीं है क्या? ओफो तारा, ये बात मैंने उस भाव से नहीं कही थी। अरे ये तो मैंने ऐवी कह दिया था। आपने तो ऐवी कह दिया भैया, लेकिन मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा। उस दिन भी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पर कितने दिन के लिए आई हूँ। अपनों से कोई ऐसा पूछता है क्या भला? अब आप ही बताओ माँ। आपने भी मेरा कमरा गोलू को दे दिया। तब मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो, बच्चा है। फिर आप मुझे ठीक से आराम भी नहीं करने दे रही थी। कह रही हो कि भाभी को बुरा लगेगा। मतलब ये कोई मेरा घर है ही नहीं, किसी और का घर लग रहा है मुझे। और मैं यहाँ पर बस कुछ ही दिनों के लिए रहने आई हूँ। एकदम पराया कर दिया है आप लोगों ने मुझे। तारा, तुम्हें किसी ने पराया नहीं किया है। तुम बस हर छोटी बात का बतंगड़ बना रही हो और अपने दिल पर लगा रही हो। रुचिका बिल्कुल सही कह रही है तारा। और उस दिन भी मैंने तुझसे बड़े साधारण तरीके से ही पूछा था। उल्टा तेरे आने से तो मुझे खुशी हुई है। इसलिए प्लीज तू अपने मन में कुछ भी गलत सलत मत ला। हाँ बेटा, ये घर तेरा था, है और हमेशा रहेगा। तू खुद को पराया महसूस क्यों करा रही है? देख बेटा, मैंने तुझे ये बात पहले भी समझाई है। जीवन में हर छोटी छोटी बात के बारे में इतना सोचती रहोगी तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। वो बात नहीं है माँ, लेकिन कुछ चीजों को मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अरे मेरी लाडो रानी, अब गुस्सा थूक भी दे। हाँ यार तारा, अब शादी के पहले भी मैं तेरे साथ कितनी मस्ती किया करता था। तब तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और अब तो इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा राई का पहाड़ क्यों बना रही है? सब नौटंकी है इसकी, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। चलो बैठ जा, हम सब साथ में खाना खाएंगे। आ जा। फिर तारा सबके साथ बैठ जाती है और सभी उसके साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, जिसके बाद वो अपना गुस्सा भूल जाती है। फिर अगले दिन, कार्तिक, बड़ी जल्दी कॉल किया तुमने। जब से गए हो तब से केवल एक ही बार कॉल किया है। मैं जिंदा हूं कि मर गई हूं, इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं? ये बकवास भरी बातें मेरे साथ मत किया करो। मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया है कि हमें और 3 से 4 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ही आएंगे हम, और तब तक तुम अपने मायके में ही रहो। अच्छा ठीक है बाबा। वैसे वहां का मौसम कैसा है? वीडियो कॉल करो ना मुझे। कार्तिक, अरे ये क्या, इसने तो फोन काट दिया। इस आदमी के पास तो मेरे साथ बात करने का समय भी नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी वहां पर विद्या आती है। तारा बिटिया, दामाद जी वाकई में व्यस्त होंगे, इसलिए तुझसे ठीक से बात नहीं कर पाए। छोड़ ना, इतना गुस्सा मत हो। और ये देख, मैंने तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वाह, गाजर का हलवा, क्या बात है माँ। थैंक यू सो मच। अब तो मैं इस हलवे पर टूट पड़ूंगी। अगली कही की। फिर रात में जब रुचिका और समीर सो रहे होते हैं, तभी अचानक गोलू नींद से उठकर उनके पास आ जाता है। अरे गोलू बेटा, क्या हुआ है? तुम इतनी रात को यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? गोलू, बच्चे इधर आओ मेरे पास, बताओ क्या हुआ है। मम्मा डाडा,
बुआ के कमरे से बहुत तेज आवाज आ रही है, इसीलिए मुझे निन्नी ही नहीं आ रही। इसलिए मैं यहाँ पर चला आया और अब मैं यहीं पर सोऊंगा, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है मुझे। मेरी फुटबॉल मैच है ना। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ यहीं पर। रुचिका और समीर को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अब गोलू को सुलाकर तारा के कमरे में जाते हैं और रुचिका तारा से बिना पूछे ही टीवी बंद कर देती है। अरे क्या हुआ भाभी, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? कितना अच्छा सीन चल रहा था। तारा, तुम अपनी अकल ससुराल में ही छोड़कर आई हो क्या? मतलब? अरे मतलब ये है कि रात के 1 बजे इतनी तेज आवाज में टीवी कौन देखता है? तुम्हें पता है ना, गोलू का कमरा तुम्हारे कमरे के बगल में ही है। अगर टीवी की आवाज से वो उठ जाएगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना तुम्हें। सॉरी भैया भाभी, लेकिन। अरे क्या सॉरी तारा, अगर तुम्हें डांटेंगे तो तुम वापस गायब हो जाओगी। और अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए बच्चों की तरह बर्ताव मत करो। शादी करके अपने मायके में आई हो तो जरा लिहाज से रहो। जरा तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो। इस घर में तुम अकेली नहीं रहती, हम भी रहते हैं यहाँ पर। अरे इसे क्या है, ये तो उठेगी महारानियों की तरह देर से। कल सुबह हमें उठना है जल्दी, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक रात में टीवी बिल्कुल भी मत चलाना। चलो समीर। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये मत करो, वो मत करो। अरे मैंने इतनी तेज आवाज भी नहीं रखी थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बगल के कमरे में गोलू सो रहा है और गोलू की नींद मेरे टीवी के कारण नहीं बल्कि किसी और कारण से टूटी होगी और वो पागल मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। फिर अगले सुबह जब गोलू खेल रहा होता है तभी तारा उसके पास जाती है। बस खेलता ही रहे तू गोलू, जब से आई हो तब से तेरे हाथ में मैंने एक भी किताब नहीं देखी। अरे बुआ, कर लूंगा मैं पढ़ाई, आप टेंशन मत लो। वैसे बुआ, आप मेरे घर में क्यों आई हो? क्या कहा? मेरे घर में? अरे बदतमीज लड़के, ये मेरा घर क्या होता है? ये घर हमारा है। जितना तेरा है उतना मेरा भी तो है, समझा कि नहीं? नहीं नहीं, ये घर मेरा है, आपका नहीं। गोलू, ये घर मेरा भी है। नहीं नहीं नहीं, ये घर सिर्फ मेरा है। अरे क्या हो गया? देखो ना माँ, आपका लाडला पोता कैसी बातें कर रहा है। अभी से ही मेरा घर तेरा घर कर रहा है। अब इसे समझना चाहिए ना कि ये घर जितना इसका है उतना मेरा भी तो है। छोड़ना बेटा, तू भी क्या इसके साथ बहस कर रही है? अरे अभी तो ये छोटा बच्चा है, इसे कहाँ इतनी समझ है? अरे सब समझता है इसे माँ, और अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये आगे चलकर बिगड़ जाएगा माँ। आपको और आपके बेटे को तो इसकी कोई गलती दिखाई नहीं देती और बस लाड़ प्यार करके बिगाड़ते जा रहे हो इसे। उतने में वहां पर रुचिका और समीर भी आ जाते हैं। तारा, हमारे पीठ पीछे क्या कह रही हो तुम? अब तुम हमें सिखाओगी कि बच्चों पर कैसे ध्यान देना चाहिए? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने भाभी? ये गोलू तो अभी से ही मेरा घर कर रहा है। अब इसे आपको ही समझाना होगा कि मेरा घर कहने के पीछे स्वार्थ होता है, वही हमारा घर कहने पर अपनापन और इज्जत होती है। तुझे नहीं लगता तारा कि तू हर बात को कुछ ज्यादा ही रबर की तरह खींच रही है? अरे मेरा बेटा अभी बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन तू तो बड़ी है, तो फिर तू समझ के क्यों नहीं लेती? अरे बच्चा है कहकर इसकी गलतियों को आप नजरअंदाज करते हो भैया, लेकिन आपको इसे सुधारना चाहिए। बस तारा, अब बहुत हो गया। मैं तेरा बड़ा भाई हूं और एक बच्चे का बाप भी हूं, इसलिए ये ज्ञान तो मुझे मत दे। मैं और रुचिका अपने बेटे को देख लेंगे और तू अपनी घर गृहस्थी संभाल पहले। आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। वही तो, कुछ दिन आई है तो चुपचाप रहकर जाने की जगह इसे तो रोजाना कुछ ना कुछ करना ही होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है कि मेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है तो मैं वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। आपको अपने बेटे की जगह मैं गलत लग रही हूँ ना, तो फिर यही सही। अरे पर तारा बेटी, मेरी बात तो सुन।
नहीं माँ, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से। अब तारा गुस्से में अपना सामान पैक करने लगती है। ये तू क्या कर रही है बेटा? मेरी बात तो सुन ले। आप बस अपने बेटे और पोते को ही देखिए माँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और शुक्रिया माँ, मुझे शादी के ठीक 2 महीनों के बाद आप लोगों ने आपकी जिंदगी में मेरी असली जगह दिखा दी। लेकिन अब से मैं आप लोगों के घर में कभी नहीं आऊंगी। आप लोगों को आपका ये घर मुबारक हो। लेकिन बेटा, जाने दीजिए माँ उसे। लौटकर खुद ही आ जाएगी। गुस्से में बस घर छोड़कर भागना ही आता है इसे। कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। और नहीं तो क्या। लेकिन तारा बेटा, तू कहाँ जा रही है? तेरे ससुराल वाले अभी तक आए भी नहीं बेटा। मैं मेरी सहेली रिचा के पास जा रही हूँ। वहीं पर रह लूंगी। ससुराल वाले कल या परसों तक आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अब एक पल के लिए भी नहीं रुकने वाली। और हाँ माँ, आपको मेरी कसम, प्लीज मुझे वहां पर लेने मत आना। चलती हूँ मैं। फिर तारा अपना मायका छोड़कर चली जाती है और वो रिचा के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। रिचा की अभी तक शादी नहीं हुई होती और वो अपनी माँ के साथ रहती है। और ये सब हुआ रिचा, जिसके बाद मैं सीधे यहीं पर चली आई तेरे पास। ऐसे घर वाले हैं यार तेरे। शादी के बाद सब कुछ बदल चुका है रिचा। वो घर मेरा घर लग ही नहीं रहा। माँ का मेरे प्रति प्यार, भैया भाभी गोलू, सब बदल चुके हैं। यार तारा, तेरी कहानी सुनकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शादी करूं ही ना। नहीं रिचा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यही सब कुछ तेरे साथ भी होगा। बस एक बात ध्यान में रखना, जिससे भी तू शादी करेगी उस लड़के की सोच दबी हुई नहीं बल्कि खुली हुई हो। और साथ ही उसके घर वाले भी वैसे ही हो। और बाकी तो तेरी मम्मी मेरी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है। तेरी मम्मी काफी समझदार है और उनकी सोच भी जमाने के साथ बदल चुकी है। हाँ तारा, सही कहा तूने। और अब मैं तो अपने मायके वालों या ससुराल वालों की सोच नहीं बदल सकती। खैर, प्लीज मुझे तेरे पास रुकने दे। जब मेरे ससुराल वाले गांव से वापस आ जाएंगे तब मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन तुझे मेरे यहाँ रुकने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे पागल है क्या तू? मुझे भला कैसी दिक्कत हो सकती है? तू यहाँ पर जितने दिन रहना चाहती है उतने दिन रह ले। झल्ली कही की। शुक्रिया रिचा। पता नहीं तू नहीं होती तो क्या होता मेरा। अरे कोई बात नहीं यार, चिल मार। तारा रिचा के पास रहती है और एक दिन बाद उसके ससुराल वाले वापस आ जाते हैं और वो वहां पर वापस चली जाती है। लेकिन ससुराल पहुंचते ही पूनम उस पर चिल्ला पड़ती है। बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या किया है मैंने? इतना सब करके पूछ रही है कि क्या किया है मैंने? सच में माँ जी, आप क्या कह रही हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तारा अब बहुत घबरा जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पायल ऑफिस से जा ही रही होती है कि तभी, पायल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे आधा अधूरा काम छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? सर, मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना ही होगा। प्लीज आज के दिन एडजस्ट कर लीजिए। अरे पिछले 2 से 3 महीने से तुम्हारा यही नाटक चल रहा है, कभी ये तो कभी वो। सर मैं जानती हूँ मेरे कारण यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जितने भी घंटे जा रही हूँ उतने घंटों का काम मैं बाद में निपटा दूंगी। देखो पायल, अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग अलग रखकर संभालना सीखो, वरना मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं समझ गई। पायल फौरन हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे उर्मिला मिलती है और तब पायल उसे खूब सुनाती है। अरे दीदी, आप यहाँ पर? उर्मिला, अरे तू इतनी बेअक्ल कैसे हो सकती है? तुझे मैंने माँ जी की देखभाल करने के लिए काम पर लगाया था और तू उन्हें ही छोड़कर चली गई। अब उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या?
हाँ उर्मिला, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। अगर तू आज उनके साथ रहती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देवा रे देवा। लेकिन दीदी, मेरा काम आज 1 घंटे पहले ही खत्म हुआ था, इसीलिए मैं आज जल्दी निकल गई काम से। और मैंने आंटी जी को पूछा भी था कि मैं जा सकती हूँ क्या, तो उन्होंने मेरे को हाँ बोला था, इसीलिए मैं चली गई। अरे लेकिन तूने उन्हें पूछा ही क्यों? तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना कि माँ जी को 1 मिनट के लिए भी कभी अकेला मत छोड़ना। जरूर तुम्हारे जाने के बाद ही माँ जी घर से बाहर निकली होंगी और उनके भूलने की बीमारी के कारण वो रास्ता भूलकर कहीं खो गई होंगी और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हुआ होगा। बाप रे, मेरे को माफ कर दो दीदी, लेकिन मेरे को सच में पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं भी चली गई आपके साथ हॉस्पिटल में। कहीं भी आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अगर माँ जी को कुछ कम ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, बस इतना याद रखना। अरे लेकिन दीदी, हे गणपति बाप्पा, आंटी जी को कुछ भी मत होने देना, उनकी तबीयत ठीक करना और ये दीदी का तपा हुआ दिमाग भी शांत कर देना। आज तो वो जाम भड़की हुई है। फिर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, क्या हुआ डॉक्टर? माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत मैडम, पेशेंट का माइनर एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए कम चोट आई है। लेकिन अगर ये मेजर एक्सीडेंट का केस होता तो इनकी जान जोखिम में भी जा सकती थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आपकी सास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्हें 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखना होगा, उसके बाद ही उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है डॉक्टर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माँ जी को कोई चोट नहीं आई। पायल की जान में जान आती है। लेकिन अगले दिन जब उर्मिला फिर से काम पर आती है, तभी पायल उसे धक्के मारकर दरवाजे के बाहर निकालती है। ये आप क्या कर रहे हो दीदी? मेरे को ऐसे घर के बाहर काहे को निकाल रहे हो? क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत सहन कर लिया तुम्हें, लेकिन अब नहीं। क्या? अरे आज तक तुमने जितनी भी गलतियां की है मैंने सब माफ किया है, लेकिन इस बार जो तुमने गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें घर पर रहना बहुत पसंद है ना, तो जाओ वहीं पे रहो। अब से तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाना है वहां जाओ, मौज मस्ती करो। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं। अरे तुम एक नौकरानी हो, तुम्हें तुम्हारी औकात में ही रखना चाहिए था। लेकिन हमने तो तुम्हें एक परिवार का सदस्य माना और यही हमारी गलती थी। तुम जैसे नालायक लोग बस बेशरम होते हो। किसी के एहसानों की कोई कीमत नहीं होती तुम्हें। लेकिन आज के बाद मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना, समझी कि नहीं? ऐसा मत बोलो ना दीदी। अरे मैं किधर जाएगी, मेरा एक ही काम है। और अगर आप मेरे को ऐसे काम से निकाल देगी तो मेरे खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। मेरे को एक आखिरी बार मौका दे दो दीदी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। प्लीज दीदी, आपसे विनती करती हूँ मैं। नहीं उर्मिला, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तुम एक गैर जिम्मेदार औरत हो और अब तुम्हारे भरोसे मैं अपनी सास और छोटी बेटी को हरगिज नहीं छोड़ सकती। चलो निकलो यहाँ से। अभी तो मैंने तुम्हें धक्के मारकर निकाला है, लेकिन 2 मिनट में अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती हूँ। मोहल्ले वालों के सामने पायल उर्मिला का खूब अपमान करती है और उर्मिला बेबस होकर वहां से चली जाती है। फिर उर्मिला के जाने के बाद अब घर के सारे काम का लोड पायल और अरविंद पर ही आता है। तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया पायल। उस उर्मिला को रखकर अब कोई फायदा नहीं। 1 नंबर की लापरवाह और बेवकूफ औरत है वो। हाँ अरविंद, वैसे पायल, मेरे पेट में चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है यार। क्या बनाया है खाने में? अरविंद, थकान के कारण मुझ में अब इतनी ताकत ही नहीं रही कि मैं कुछ खाने के लिए बनाऊं। इसीलिए आज हमें बाहर से ही खाना मंगवाना होगा और कल से हमें 1-1 घंटा जल्दी उठना होगा और सारे कामों को बांटना होगा। क्या? हाँ अरविंद, अभी नई नौकरानी आने तक
हमें ही घर के सारे काम करने होंगे और मैं अकेले घर के सारे काम नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है पायल, अब क्या ही कर सकते हैं। मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। मैं सारे रसोई के काम निपटा लूंगी और तुम तब तक कपड़े धोकर झाड़ू पोछा कर देना। क्या? अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? हाँ तो उसमें क्या हुआ? मुझे तुमसे ज्यादा काम होगा रसोई में। पहले नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का टिफिन, फिर सारे बर्तनों को धोकर रखना होगा, फिर यीशु को स्कूल के लिए रेडी भी करना होगा। उसके बाद फिर ट्रेन पकड़कर जॉब पर जाना होगा। इसीलिए कह रही हूँ, मुझे भी बहुत काम है। और तुम अब अपनी बहानेबाजी बंद करो और इज्जत से काम करो। कोई ना नुकुर नहीं सुनना है मुझे। देखो पायल, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझसे जैसे हो पाएगा मैं वैसे ही सारा काम करूंगा। मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। इस तरह अब अरविंद और पायल आधे आधे काम बांट लेते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी चोटी बांध दो ना जल्दी, और मुझे आज आपके हाथ से ही खाना खाना है। ओफो ईशु, तुम देख रही हो ना मम्मा कितने सारे कामों में उलझी हुई है। अरे कोई बात नहीं बहू। ईशु बिटिया, मैं बांध देती हूँ तेरी चोटी और साथ ही तुझे नाश्ता भी खिलाती हूँ। ठीक है दादी? माफ करना माँ जी, लेकिन अब जब तक नई नौकरानी नहीं मिल जाती तब तक हमें ही मिल बांट कर सारे काम करने होंगे। इसीलिए अगर आप सूखे हुए कपड़ों को घड़ी करके अलमारी में रख देती तो बहुत अच्छा होता, और साथ ही शाम में मैं ऑफिस से लौट कर आऊं उससे पहले सारी सब्जियां भी काट कर रख देना, क्योंकि घर आने के बाद उतना ही मेरा काम भी बच जाएगा। ठीक है बहू, मैं कर दूंगी और तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। घर का काम करना मेरा भी तो फर्ज है। शुक्रिया माँ जी, मुझे इतना समझ कर लेने के लिए। अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है। चल जाकर अपने बाकी के काम संभाल ले। आज अगर तू ऑफिस लेट पहुंची तो शाम में घर वापस आने में भी लेट हो जाएगा तुझे, और शाम में तो तुझे ट्रेन जल्दी मिलती भी नहीं है। हाँ माँ जी, वो भी है। मुसीबतें तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक के बाद एक बस हाजिर हो जाती है। अब क्या करे बहू, यही तो जीवन होता है। अब पायल और बाकी के घर वाले नौकरानी की तलाश करना शुरू करते हैं। यार मिहिका, अगर तेरे पहचान में कोई नौकरानी होगी तो बता देना मुझे। पूरे 12 घंटे के लिए चाहिए मुझे नौकरानी। यार पायल, माफ करना बहन, लेकिन सच कहूँ तो मेरी पहचान में ऐसी कोई भी नौकरानी नहीं है। उल्टा तू ही मुझे कोई नौकरानी ढूंढ कर दे। मेरी चचेरी बहन को अभी हाल ही में एक बच्चा हुआ है, इसीलिए उसे अपने घर पर नौकरानी रखनी है। उसकी पुरानी नौकरानी को अचानक से गांव जाना पड़ा, इसीलिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे लेकिन तेरी नौकरानी को क्या हुआ है? तेरे घर पर तो पूरे दिन की नौकरानी आती थी ना? आती थी यार, लेकिन अभी नहीं आती। मैंने ही उसे काम से निकाल दिया है। क्या बात कर रही है? लेकिन तूने उसे काम से क्यों निकाला? फिर पायल मिहिका को सब कुछ बताती है। हे भगवान, ये आजकल की नौकरानियां ऐसी ही होती है, इसीलिए इन्हें ज्यादा सर पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए। आखिर में ये अपनी औकात दिखा ही देती है। ऐसी बात नहीं है यार, मेरी नौकरानी अच्छी थी, लेकिन इस बार उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसीलिए मुझे उसे निकालना पड़ा। फिर एक दिन पायल और अरविंद अखबार में इश्तिहार देखकर एक नौकरानी को घर पे बुलाते हैं, लेकिन उसके साथ भी उनकी बातचीत पक्की नहीं हो पाती। क्या? अरे तुम कितने पैसे मांग रही हो? ऊपर से तुम्हारा काम भी कम है। अरे खाना 2 बार ही बनेगा से तुम्हारा क्या मतलब है? चाय पानी वगैरह कौन बनाएगा? और माँ जी को अगर कुछ खाने का मन करे या फिर मेरी बेटी को कुछ खाने का मन करे तो वो तो तुम्हें बनाना ही होगा ना। नहीं रे बाबा, देखो मेम साहब, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं एक्स्ट्रा का काम करेगा ही नहीं, इसलिए फुकट का मगजमारी नको। आपको परवड़ता है तो बोलो, वरना मैं निकलती है। मेरे पास इतना भी फालतू का टाइम नहीं है। और एक काम वाली होकर कितने तेवर दिखा रही हो। जाओ जाओ, हमें भी तुम्हारी जैसी नौकरानी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक नौकरानी होकर खुद को बड़ी महारानी समझ रही हो। सच में पायल,
आजकल के जमाने में नौकरानी ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढना। नौकरानी ना मिलने के कारण वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ, अरे ओ उर्मिला, इधर चली रे। आज तो दोपहर के वक्त इधर काम पर नहीं गई क्या आज? नहीं चमेली। क्यों रे, क्यों नहीं गई काम पर? वो मेरी दीदी ने मुझे काम से निकाल दिया ना, इसीलिए। आई शपथ, देखा, ये सारी मैडम लोग ऐसे ही होती है। शुरुआत में तो मीठा मीठा बोलकर अच्छे से अपना काम निकलवाते हैं, लेकिन बाद में अपनी औकात दिखाई देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी ही लापरवाही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। क्या? उर्मिला अपनी बाकी काम वाली सहेलियों को सब कुछ विस्तार में बताती है। क्या बोलना आजकल के मैडम लोगों को। अरे तुझे क्या कोई सपना आया था क्या कि वो बुढ़िया बाहर निकलेगी और उसका एक्सीडेंट भी हो जाएगा? अरे जाने दे, तो ये सब छोड़ दे और हमारी तरह अलग अलग घरों में जाकर काम कर ले। ये दिन भर की ड्यूटी वालों का काम ऐसे ही होता है। हाँ मुनमुन, अभी मैं अपने लिए नया काम ढूंढ रही हूँ। तुम लोग भी देखो ना जरा, मेरे को काम की बहुत जरूरत है। हाँ रे, तो टेंशन वेंशन मत ले। मैं और चमेली जल्द से जल्द तेरे वास्ते नया काम ढूंढते हैं, ठीक है ना? ठीक है मुनमुन, लेकिन जल्दी ढूंढना। हाँ। वही घर और बाहर की जिम्मेदारियों को अकेले संभालते हुए पायल की हालत भी खराब हो जाती है। पायल, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? ये ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं। आज फिर से तुम 1 घंटा लेट हो। हाँ मैं जानती हूँ सर, और इसका मतलब ये है कि अब मुझे आज 1 घंटा एक्स्ट्रा रुककर काम करना होगा। इसीलिए अब आप मुझे कोई भाषण मत दो। पहले ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तो आप और मत कीजिए। पायल का गुस्सा देखकर उसके बॉस की भी बोलती बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन जब ईशु के स्कूल में मीटिंग होती है, तभी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अरविंद? अरे तुम्हारे ऑफिस में तुम एक दिन लेट जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन मेरा अब कई बार हो चुका है। इसलिए ईशु की पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हें ही जाना होगा। फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद ही तुम वहां से ऑफिस चले जाना। नहीं पायल, अरे तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये लो, मेरे बॉस से पूछ लो फोन पर। हमारे ऑफिस में आज क्लाइंट्स आने वाले हैं और उनके सामने हर एक एम्प्लॉय का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। एक तरह से आज इंस्पेक्शन होने वाला है, इसलिए मुझे आज जल्दी पहुंचना है। प्लीज पायल, तुम ही जाओ ना ईशु की स्कूल में, और मुझे माफ करो, लेकिन मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ यार। ठीक है अरविंद, तुम जाओ अपने ऑफिस, जहाँ इतने दिनों से मैं बॉस की डांट सुनती आ रही हूँ, वही आज अपनी बेटी के लिए एक बार सुन लूंगी। कोई बात नहीं। पायल को अब ईशु की स्कूल की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है और वो उसके बाद ही अपने ऑफिस चली जाती है। आज फिर से मुझे देर तक काम करना होगा। हे भगवान, हर दिन नई मुसीबत। ये कैसा जीवन है? कुछ तो कीजिए, मुझे अकेली से ये सब नहीं हो पा रहा। फिर रात होने पर ट्रेन में भीड़ मिलने के कारण उसकी हालत और खराब हो जाती है और घर तक पहुंचने पर वो गेट के पास ही बेहोश हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।